नमस्कार साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। आज हम लोग जनरल स्टडी का एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में ये मान के चलिए कि 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मित्र। आप भारतवर्ष का या स्टेट का, राज्य सरकार का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस टॉपिक से मित्र आपको 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आज जो बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल। आपको पता है कि भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं उनमें जो इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह समझ लीजिए, यह वीडियो आपको कम से कम हर परीक्षा में 2 नंबर आपको निश्चित दे की जाएगी। 2 क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएंगे मित्र। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए और हो सके तो मित्र एक बेहतरीन नोट जरूर बनाते चलना। इसमें मैंने लगभग 100 एमसीक्यू वो शामिल किए हैं, 100 आर्टिकल शामिल किए हैं जो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हें फ्यूचर में पूछने की संभावना पूरी तरह से मित्र। बगैर समय गए हुए चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे हाथ जोड़ करके मित्र। लेकिन सेशन कंप्लीट जरूर देखें मित्र। पहला क्वेश्चन मित्र आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे जहां तक है, ठीक है। और नहीं जानते होंगे तो वो आज के बाद जान जाएंगे कि जो अपना जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में शालीनता के साथ लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बताना चाहता हूं कि संविधान है अपना, भारतीय संविधान है, इसमें टोटल अनुच्छेद पूछे जाए तो बताइएगा 395 अनुच्छेद हैं जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए, ठीक है। अगर भाग पूछे जाए, एक बात और सुनिए, ये तो मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान समय जो 2025 चल रहा है इसमें संविधान में कितने आर्टिकल हैं तो आप बताएंगे लगभग 450 हैं। कितने? 450 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है मित्र। लेकिन मूल कितने थे? 395 थे। लेकिन ये जो आर्टिकल बाद में जोड़े गए ना वो क ख ख करके जोड़े गए, लेकिन संविधान में कितने हैं? 395 ही हैं। अगर संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए कि भारतीय संविधान में उसमें अनुसूचियां कितनी हैं तो आप बताएंगे शेड्यूल की संख्या कितनी है तो 12 है मित्र। कितनी? 12 है। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में इनकी संख्या बच्चों 8 थी। कितनी थी? 8 थी। एक बात और, अगर संविधान के भाग पूछे जाएं कि इस संविधान के भाग कितने हैं तो भाग आप क्या बताएंगे कि इनके भारतीय संविधान में जो पार्ट हैं इसके वो 22 भाग हैं बच्चों। कितने? 22 भाग हैं। सारी बातें पूछी जाती हैं। संविधान का, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, पिता कैसे कहा जाता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद है मित्र। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। तो आप लोग याद रखिए। और 395 अनुच्छेदों में से जो इंपोर्टेंट हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा बेहतरीन तरीके से मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि संविधान के किस भाग में, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अथवा भारत राज्यों का एक संघ होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। भारत ही क्या है? इंडिया है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द का
कहीं पर भी आपको भारतीय संविधान में वर्णन नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान निर्माता ने, इंडिया का मतलब ही क्या होता है बच्चों? भारत होता है। हम इसे भारत भी कह सकते हैं और इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में है यह पूछा गया है। क्या अनुच्छेद 1 में है, 5 में है, 2 में है या 3 में है? तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह हमें यह बताता है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों। जब भी तो भारतीय संविधान, भारत में देखा जाता है कि 8 आपके क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य हैं। इन सबको मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया दैट इज भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मित्र कौन सा है? पहला सही है। आशा है समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है मित्र, वो किससे संबंधित है यह पूछा गया है। क्या नए राज्यों के प्रवेश, उनकी स्थापना से संबंधित है, या वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन? जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, वर्तमान समय में क्या है? उत्तराखंड है। या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे आंध्र प्रदेश से काट करके क्या बना दिया? तेलंगाना बना दिया गया। या फिर राज्य का, संघ का नाम, उनके क्षेत्र में परिवर्तन। तो बताइए आर्टिकल 2 में किस बात का वर्णन किया गया है, किससे संबंधित है? ऑप्शन मैंने आपको चारों क्लियर कर दिए। अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन क्या हो सकता है? तो बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पहला सही है। नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना। जैसे तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी। किसकी राज्य की? तेलंगाना की। तेलंगाना जो स्टेट है इसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी। 28वां राज्य बना था ये। लेकिन ये जो स्थापना की गई थी वो किस आर्टिकल के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 2 के तहत की गई थी। आर्टिकल 2 के तहत मित्र ये स्थापना की गई थी। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो बताइए ईमानदारी से जानते हैं ऐसा कौन सा आर्टिकल है इनमें से जिसके माध्यम से जो पार्लियामेंट है, अपनी संसद है मित्र, वो क्या कर सकती है? नए राज्य बना सकती है। उनकी राज्य में, क्षेत्र में और सीमा में क्या कर सकती है, और नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में? क्या आर्टिकल 1 में, 5 में, 3 में या 4 में? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो 3 सही है मेरे दोस्त। कौन सा? 3 इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा है सारे, जब भी मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बहुत गहराई से बता रहा हूं। चलिएगा, अब देखिए मैंने 3 आर्टिकल आपको पढ़ा दिए, तीनों के बारे में थोड़ा एक बार नजर डाल लीजिए ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से और लंबे समय तक याद रहे। एग्जाम टाइम में जब आप कॉपी किताब लेकर के बैठे तो आप ठीक तरीके से वो सारी चीजें आपके सामने निकल के आ सके मित्र। बताइए, देखो अनुच्छेद 1 में मैंने आपको बताया था भारत राज्यों का संघ है, मतलब हम कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत। ये आर्टिकल हमें 1 बताता है मित्र। आर्टिकल 2 क्या बताता है? जरा ध्यान दीजिए, संसद को नए राज्यों के प्रवेश, संसद को नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना करने की विधि बनाने का क्या है? अधिकार है। और आर्टिकल 3 तुमसे यह कहता है कि संसद द्वारा किसी राज्य का नाम में बदलाव करना है, नाम तथा नए राज्यों के गठन व इसकी सीमा तथा नामों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है। आगे जरा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताइए। जैसे आप भारत के नागरिक हैं, आप जब सर्टिफिकेट बनवाते हो ना अपना, चाहे जाति प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल वगैरह बनवाते हैं आप, इसे हम लोग मूल निवास पत्र कहते हैं, उसमें लिखा होता है आप भारत के नागरिक हैं। देखा होगा आपने।
तो बताइए जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं? सिटीजनशिप संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस आर्टिकल में है? क्या अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, क्या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, क्या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, या फिर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको क्या पाएंगे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान पाएंगे। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है, नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, इन सब बातों का वर्णन आपके संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में इनका वर्णन किया गया है मेरे मित्र। और अगर भाग पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, अगर भाग संबंधी बात आती है तो बताइए भाग 2 में मेरे भाई, भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता संबंधी बातों का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 12 से लेकर के मित्र जो 35 तक है, 12 से 35 तक है, इसमें जो प्रावधान किया गया है, 12 से लेकर के 35 तक है, इसमें जो प्रावधान किया गया है वह मूल अधिकार, मूलाधिकार, मूलाधिकारों का बच्चों क्या है? प्रावधान है, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। पहले कितनी हुआ करती थी? मूल संविधान में 7 हुआ करती थी। ठीक है। और ये भाग पूछा जाए किस भाग में इनका वर्णन किया गया है तो बताइएगा कि भाग 3 में, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये पूछा गया सारा क्वेश्चन है मित्र, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इन पे भी नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के जो 51 है, इसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया बच्चों। किसमें? अनुच्छेद 36 से लेकर के 52 में। और अगर भाग पूछा जाता है किस भाग में तो भाग क्या बताएंगे? भाग 4 में। ये कहां से लिए गए हैं तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग याद रख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, अब ये कोई एग्जाम हुआ था बिहार में, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आयरलैंड के संविधान से निम्न में से कौन सी चीज अपने भारतीय संविधान में ली गई है, तो डीपीएसपी लिए गए हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं बच्चों। मित्र, ले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? दूसरा सही है। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ चुकी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, अब जरा नजर डाल लेते हैं एक बार। जो भाग 1 है भारतीय संविधान में, जो 22 भाग हैं, 22 में से भाग जो 1 है, 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया आर्टिकलों का। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, और भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक, जिसमें मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का उल्लेखन किया गया? मतलब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, तो कुछ जो पाकिस्तान से, किससे? पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे। कहां थे? भारत, पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति क्या आए थे? भारत आए थे। तो उनके लिए भारतीय नागरिकता किस तरह से उनको मिलेगी, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान रखिए, क्या अनुच्छेद 8 में है या 6 में है, 2 में है, 3 में? तो 2, 3 में तो हो नहीं सकता मित्र, क्योंकि इसमें नागरिकता का वर्णन ही नहीं है। तो आर्टिकल जो 6 है मित्र, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 6 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 6 में किया गया है मित्र। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं प्रतियोगी परीक्षा में। मैं आज आपको जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो इस तरीके से याद करा दूंगा, केवल आप 1 से 2 बार सेशन देख लेना, फिर आप कभी गलत नहीं कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से, कहां से मित्र? भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है?
जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय कुछ व्यक्ति जैसे पाकिस्तान से भारत आए थे, उसी तरीके से देखा जाए तो भारत से कुछ व्यक्ति कहां गए हुए थे, पाकिस्तान गए हुए थे। तो उनकी नागरिकता का प्रावधान मतलब उनकी नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? यह तो आपको बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए गए थे उनको नागरिकता दी गई थी आर्टिकल 6 के तहत, लेकिन भारत से पाकिस्तान गए थे और उनकी नागरिकता समाप्त की गई थी, इसका उल्लेखन किस आर्टिकल में है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 7। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 7 है। आपको 6 और 7 100% याद कर लेना चाहिए। आर्टिकल 6 मतलब भारत आने वाले, आर्टिकल 7 भारत से जाने वाले, दोनों को आपको ठीक तरीके से याद कर लेना चाहिए। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है? मतलब ऐसे व्यक्ति, तुमने देखा होगा बहुत से भारतीय लोग हैं वो अमेरिका में जाकर बस जाते हैं, कनाडा में जाकर बस जाते हैं, जर्मनी में जाकर बस जाते हैं, मॉरिशस में जाकर बस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस जाते हैं। तो उनकी वो वहां की नागरिकता ले लेते हैं, वो अमेरिकन नागरिक हो गया, कनाडाई नागरिक हो गया, ब्रिटेन नागरिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया नागरिक हो गया, लेकिन उनकी भारत में जो नागरिकता पहले से मौजूद थी उसे समाप्त करना है। क्या करना है? समाप्त करना है। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है यह पूछा गया है। क्या अनुच्छेद 9 में, 16 में, 5 में और 4 में? तो ध्यान दीजिए 4 और 5 तो हो नहीं सकते हैं, 16 अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि आपको पता है नागरिकता का वर्णन 5 से लेकर के 11 तक है, आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्र, याद कर लेना। कुछ लॉजिक बना करके इन चीजों को याद किया करो। देखो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तब यही 2 ऑप्शन बचे, और 16 का वर्णन तो इसमें है ही नहीं है नागरिकता में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी, संसद या फिर संसद विधानसभाएं। मतलब किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी इसका निर्धारण कौन सी निकाय करती है, कौन सी निकाय विधि बनाती है? तो आप बताएंगे पार्लियामेंट। क्या बताएंगे? पार्लियामेंट, जिसे हम लोग भारतीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संसद कहते हैं। भारतीय संसद के बारे में इसी सेशन में डिटेल से बताऊंगा कि इसका वर्णन कहां पर है, कौन कौन से इसके निकाय भी हैं। आगे चलिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे बताऊंगा, भारत की जो नागरिकता है, भारत की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो कैसी नागरिकता है? तो ध्यान रखेंगे इकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। और ये जो नागरिकता भारतीय संविधान में है वो कहां से ली गई है? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से इस नागरिकता को लिया गया मित्र। ठीक, भारत में जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है। आप चाहे किसी राज्य के निवासी हों, किसी भी जाति के हों, किसी की धर्म के हों, किसी समुदाय से हों, किसी भी स्थान के हों, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर देखा जाए, लेकिन ये तो डिफरेंस है ही है, लेकिन आप अंतिम रूप से कौन है? एक भारतीय हैं। मूल रूप से कौन है? भारतीय हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये अच्छे फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए। पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? देखिए, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत बना सकती है, किस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकती है? प्रावधान कर सकती है, कानून बना सकती है, यह पूछा गया है। बताइए, अनुच्छेद 25 के तहत, 39 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो देखो, अनुच्छेद मैं आपको पहले बता चुका हूं, 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो 25 और 39 और 21 तो होने का सवाल नहीं, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है मित्र, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता है वो कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, अमेरिका का व्यक्ति है, या फिर जापान का व्यक्ति है, और वो या फिर
किसी अदर कंट्री का व्यक्ति है, वो भारत में आकर के भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है? यह प्रावधान, यह पूछा गया है। क्या 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से या 6 तरीके से? बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। 5 तरीके से प्राप्त किया सकते हो। 5 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये है मित्र 5 तरीके, सॉरी, यह है 5 तरीके इसके माध्यम से जो आपकी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो कानून बना करके क्या कर सकती है? नागरिकता प्रावधान कर सकती है। बताना चाहता हूं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये 1955 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है? कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। 1955 के अनुसार 5 प्रकार से क्या की जा सकती है? नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। या सबसे पहले जन्म से, यदि आप भारत में जन्मे हैं तो आपको ऑटोमेटिक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आपके माता पिता यहाँ के निवासी हैं, भारत में रह रहे हैं आपके माता पिता, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, और आप भी भारत में पैदा हो गए तो आपको भारतीय नागरिकता स्वयं प्राप्त हो जाएगी। वंश के द्वारा, मतलब वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भूभाग को भारत में मिला लेने पर, जैसे भारत है, पाकिस्तान पर आक्रमण कर देता है और उसका कुछ क्षेत्र भारत में मिला लेता है, तो वहां के जो नागरिक हैं उन्हें किसकी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं मित्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, वीआईपी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लीजिए कि राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य है, राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, सॉरी, राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन से निकाय शामिल होंगे, तब सबको मिलाकर के राज्य कहा जाएगा। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? क्या अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 18 में? अगर जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र, वो आर्टिकल 1 है। राज्य को परिभाषित करने वाला कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में राज्य को डिफाइन किया गया, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य में कौन कौन से राज्य निकाय शामिल होंगे, कौन कौन संस्थाएं शामिल होंगी, इन सब बातों का वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 12 में किया गया, अनुच्छेद 12 में किया गया है राज्य को परिभाषित। बिल्कुल नहीं भूलोगे मेरे मित्र, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला चलिए बताइए 13वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? ईमानदारी से मैंने आपको जस्ट इसी सेशन बताया था, आप बता सकते हैं। मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया था, यूएसए के संविधान से लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया था। भारतीय मूल संविधान में देखा जाए तो इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इनकी संख्या 6 है। कितनी है? 6। बताइए, भाग 4 अनुच्छेद 12 से लेकर 14 तक, भाग 5 12 से लेकर 30 तक, भाग 6 12 से लेकर के 36 तक, और भाग 3 12 से लेकर के 35 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र, वो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भाग 3 में 22 भाग में मैंने बता चुका हूं कि संविधान में टोटल 22 भाग है, उनमें से जो भाग 3 हैं वह मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेदों की बात कीजिए, आर्टिकल की बात कीजिए, तो ध्यान रखिएगा कि 12 से लेकर के 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, उसमें एक सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, कौन सा? समानता का अधिकार। मैंने बताया 6 मूल अधिकार हैं, उसमें सबसे पहले मूल अधिकार है वो कौन सा है? तो बता सकते हैं समानता का अधिकार। पूछा गया है समानता के अधिकार के तहत कितने आर्टिकल वर्णित हैं, समानता के अधिकार के तहत कितने आर्टिकल हैं, यह पूछा गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं, यह पूछा गया है। क्या 2 आते हैं, या 3 आते हैं, 5 आते हैं, या 4 आते हैं? तो ध्यान रखना 5 आते हैं। कौन कौन से? 5 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 5 आते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं जरा उनको देख लीजिए, कौन कौन से हैं उनको भी आप देख लीजिए। मैं फिर भी कह रहा हूं,
मैं जिस तरीके से बताऊंगा, आप 1 से 2 बार सेशन देख लेंगे तो मेरा दावा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मित्र जरा ध्यान दीजिए, समानता का अधिकार पहला अधिकार है बच्चों। तो 6 अधिकारों में से पहला अधिकार कौन सा है? समानता का। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 है, मतलब 14 से लेकर के 18 जो आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, मतलब 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने? 5 अनुच्छेद आते हैं, काउंट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अनुच्छेद 14 है, उसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 14 है, उसमें क्या बताया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें जो बताया गया है, विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के समान सभी बच्चों, सभी जो भारतीय नागरिक हैं वो कैसे हैं? समान हैं। कोई चाहे आप राष्ट्रपति हो, डीएम हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, या किसी उच्च पद पे हो, अगर आपने अपराध किया है तो कानून की दृष्टि से सभी को समान सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है गरीब को ज्यादा सजा दे दी और अमीर को कम सजा दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपराध किसी ने किया है, चाहे गरीब ने किया है या अमीर ने किया है, दोनों को समान रूप से क्या की जाएगी? समान सजा दी जाएगी, क्योंकि विधि के समक्ष सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। हम कह सकते हैं इनके आधार पर किसी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना तो धर्म के आधार पर। हालांकि वर्तमान समय में परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन संविधान यह बताता है कि धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ये नहीं कर सकते। और ना ही जन्म स्थान के कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं बिहार वालों को बिहारी कहते हैं, दिल्ली में जाकर के इस तरीके से आपने सुना होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ये भी कानून अपराध है। या स्त्री पुरुष के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि धर्म, मूल, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में यह बताता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और मैं जानता हूं वर्तमान समय में देखा जाए इस आर्टिकल में के तहत ही राजनीति घूमती है बच्चों। आपने एक शब्द सुना होगा, आरक्षण। आपने एक शब्द सुना होगा, आरक्षण। आरक्षण को लेकर के बहुत तगड़े स्तर पर मुद्दा आता है, और इसका वर्णन किसमें किया गया है? आपके अनुच्छेद 16 में किया गया है। बताया गया है आर्टिकल 16 में, लोक नियोजन में के विषय में समानता, मतलब लोक नियोजन के विषय पर सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। अर्थात भारत सरकार द्वारा जितनी भी वैकेंसियां पदों के लिए निकलेंगी वो सबको समान तरीके से मौका दिया जाएगा। लेकिन राज्य चाहे तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान कर सकती है। और ये कुछ प्रावधान वाला मैटर है ना, वही आपका क्या है बच्चों? रिजर्वेशन है। वही क्या है? रिजर्वेशन है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 को आर्टिकल जो 17 है वह आपको यह बताता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप छुआछूत का अंत, मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यह छूत है या अछूत है। ठीक है, आप किसी आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये नीच है या ऊंच है। किसी आधार पर अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून में यह अपराध माना जाएगा। हालांकि देखा होगा भारत में ये चीज आज भी है, कहने के लोग कुछ भी कहें, कहने के लिए जो सत्य बात है वो बता रहा हूं मैं, और सही बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज नहीं है। आज भी समाज का कुछ एक ऐसा वर्ग है जिसकी बारात आती है तो दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है। आज भी ये प्रथा विद्यमान है, छुआछूत वाली भावना। हालांकि संविधान और कानून की दृष्टि से ये सब चीजें क्या है? गलत है। आज भी एक जो वर्ग है उसे बराबर चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसे जो आपके आर्टिकल 17 का क्या करता है? उल्लंघन करता है, चाहे जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो आर्टिकल 17 में बताता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है बच्चों। ठीक है, और अनुच्छेद, हालांकि अब तो काफी चीजों में सुधार हो चुका है, हम ये नहीं कहेंगे पुरानी चीजें आज भी हैं, लेकिन फिर भी विद्यमान है, लेकिन सुधार बहुत कुछ हो चुका है।
अनुच्छेद जो 18 है उसमें यह बताया गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब कोई व्यक्ति आपके अपने नाम के या तो सामने उपसर्ग या प्रत्यय, जैसे किसी का नाम है रमेश, तो उपसर्ग या प्रत्यय प्रत्यय अपने नाम के सामने उसको नहीं लगा सकता जो उसे उपाधि दी गई। जैसे भारत रत्न है, ठीक है, तो भारत रत्न नहीं लिख सकता, भारत रत्न, या आगे या पीछे इस तरह नहीं कर सकता है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोग याद रखिएगा, पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? जस्ट मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 16 है। कौन सा? आर्टिकल 16 है, मैंने जस्ट आपको अभी बताया था। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? जस्ट मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बच्चों, वो आर्टिकल 15 था, शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका राइट आंसर कौन सा था? 15 था। ठीक है, आप लोग याद रखोगे इसको। ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बता ही दिया मैंने आपको, फिर एक बार देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 है बच्चों। कौन सा? आर्टिकल 16 है। इसे 100% याद कर लेना, रिजर्वेशन का संबंध इसी से है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता, जैसे हम लोग छुआछूत कहते हैं, के समाप्त का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 17, मैंने जस्ट आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 है। कौन सा? अनुच्छेद 18, जिन्हें इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं जस्ट में। अब बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका प्रयोग आर्टिकल 18/1 में, या कहीं कहीं 18 आर्टिकल (a) भी लिखा सकता है या क भी लिखा सकता है। बात एक ही है, कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने भारत रत्न जो सम्मान है उसका न तो प्रत्यय के रूप में और ना ही उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर सकता है। इसका वर्णन किस में? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 18/1 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकता को उपबंध है पर भारत में रहने वाला विदेशियों को नहीं? बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, 20वां क्वेश्चन। निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, किनको? भारतीय नागरिकों को तो उपबंध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? कौन सा अधिकार है? विधि के समझ समानता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत का स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को तो प्राप्त हैं लेकिन विदेशी व्यक्ति हो भारत में रह रहा है उसे प्राप्त नहीं है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अधिकार भारतीय नागरिकों को है लेकिन विदेशियों को नहीं है। आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके 100% याद कर लें मेरे मित्र, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और कंफ्यूजन हो जाते हैं। हालांकि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त हैं, वो आपको मैं बताऊंगा इसी सेशन में, चिंता न करें। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? मतलब पूछा गया है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो भारत में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। तो यह आर्टिकल है मित्र 19। कौन सा? आर्टिकल 19 है, आप लोग याद रखोगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी, निजी भवनों के ऊपर जो, जैसे आपका घर है, मकान है, फैक्ट्री है, या तुम्हारा कोई व्यक्तिगत रूम है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बताइए 22वां क्वेश्चन। मतलब आप तिरंगा को फहरा सकते हैं, अपने घर पे लगा सकते हैं,
इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19/1 या अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 74? बताइए। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दूसरा सही है। कौन सा? सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने या तो अपराध किया या नहीं किया है, लेकिन स्वयं के विरुद्ध वो गवाही नहीं दे सकता है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन है वह आपका अनुच्छेद 20/3 में है। किसमें है? अनुच्छेद 20/3 में है। आप लोग याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो यह अपना आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 21 है बच्चों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? मतलब ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। कैसी? 14 वर्ष से जिस बच्चे की उम्र क्या बच्चों कम है, लेकिन वह न तो किसी खतरनाक काम में या कारखाने में या खदान में काम पे आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हैं आप उस खदान के, उसके मिल के मालिक हैं, तो आपको सजा हो सकती है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। 25वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आर्टिकल 24 सही है। फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बताएं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा सिखों नहीं बच्चों, सिख है, जैसे हिंदू धर्म होता है ना, सिख धर्म है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। आपने देखा होगा, जो सिख समुदाय है वह अपने यहां पर एक बेल्ट टाइप लगा करके, यहां पर कृपाण एक चाकू टाइप का होता है, इस तरीके से थोड़ा घुमा हुआ, उसे धारण करता है। ये उन्हें किस आर्टिकल के तहत इनको यह स्वतंत्रता दी गई है कि सिख समुदाय है वह अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिक मान्यता को बचाए रखने के लिए वह कृपाण धारण कर सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 25 में मेरे मित्र, आर्टिकल 25 में, 25 में आप लोग याद रख सकते हो। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारी क्या करता है बच्चों? गारंटी कर देता है। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों क्या है? तीसरा क्या है? तीसरे नंबर का कह सकते हैं हम लोग मूल अधिकार है, फंडामेंटल है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला मैंने आपको बताया था वो समानता का अधिकार, दूसरा बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मित्र, वह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 बताने का प्रयास करें। तो आर्टिकल कह सकते हैं 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक किसका वर्णन किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। आप लोग याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा यह गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? किसके बच्चों? अल्पसंख्यकों के, जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखना आर्टिकल 29। कौन सा मित्र? आर्टिकल 29 इसके लिए जिंदाबाद है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास करें। संविधान सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 32, 35, 91 और 58 बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 कौन सा है, बता सकते हो? इसके बारे में भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को
क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। क्या बोला है? संविधान की आत्मा। क्या बोला है मित्र? संविधान की आत्मा बोला है। बताइए ये कौन सा आपका फंडामेंटल राइट्स है? आर्टिकल 32। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है तो बता सकते हैं, पहला सही है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? मूल अधिकारों की, नागरिकों की रक्षा कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या करता है? प्रदत्त करता है। तो मित्र ध्यान रखिए, आर्टिकल 32 ही है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या है? संविधान की आत्मा कहा है बच्चों। ठीक है, और इसी के तहत जो कोई व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, वह अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के प्रति सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, सीधे जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएस भी कहते हैं, के तत्वों का उल्लेखन किया गया, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और भाग पूछा जाए तो भाग मैंने आपको अभी बताया था, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी का। इन्हें कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रख सकते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन कहां जाता भाई? रुक जा जरा आराम से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेदों में वर्णित है? किसकी बच्चों? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। बताइए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य की इसकी अवधारणा किस आर्टिकल में है? क्या अनुच्छेद 32 में? नहीं, 32 में मैंने आपको जस्ट बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बट इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर वो दूसरा सही है। आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 है, इसमें बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब सरकार अपने राज्य, जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके कल्याण के लिए क्या कर सकती है? प्रावधान कर सकती है। इसका उल्लेखन किसमें है? आर्टिकल 38 में मेरे मित्र। कहां पर है? अनुच्छेद 38 में है। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। किसके लिए? चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। जैसे बहुत से टीचर होते हैं, टीचर डिपार्टमेंट में महिला भी होती है, पुरुष होते हैं, दोनों को समान रूप से वेतन मिलता है ना। हाँ, तो इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है मित्र? यह पूछा गया है। क्या 39 में, 25 में, 98 में या 72 में? तो ध्यान रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है आर्टिकल 39 में मित्र। और ये आपके क्या है? डीपीएसपी के तहत आता है। किसके तहत? डीपीएसपी के तहत आता है। अगला बताएं, समान नागरिक संहिता कौन सा मित्र? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका जो वर्णन है मित्र, वह आर्टिकल 39 मतलब कहीं पर आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि अनुच्छेद 39 ए लिखा होगा या 39(1) लिखा होगा या 39 का लिखा होगा। बात एक ही है बच्चों, बात एक ही है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। अगला बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है? देखा होगा आपने, आज भी गांव में चुनाव होते हैं, प्रधान चुना जाता है, सदस्य चुने जाते हैं, ताकि गांवों का क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना बच्चों। आर्टिकल 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? आपने देखा होगा गांव में आज भी लोग छोटे छोटे कारखाने वगैरह, छोटे छोटे उद्योग अपने विकसित कर लेते हैं। जैसे कोई लकड़ियों के माध्यम से, हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं डलिया बनाना, क्या बनाना, या बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना। ये सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। इनको डेवलप करना, राज्य क्या करे, इन चीजों को डेवलप करे, उनको प्रोत्साहन करे, चाहे उनको लोन दे लोगों को जाकर के, जो व्यक्ति इसमें काम करना चाहते हैं तो उनको लोन दे या कुछ भी करे। तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। यह पूछा गया 36वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है मित्र। कौन सा? डी सही है। 43 के 33 का वर्णन किया गया है। आगे जरा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को छाप ले जाइए आप, इस सब क्वेश्चन को छाप ले जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कौन सी बच्चों? समान नागरिक संहिता। इस शब्द को बिल्कुल याद कर लेना। समान नागरिक संहिता का वर्णन किस आर्टिकल में है? समान मतलब जो चीज समान हो, तो जी 4 4 और 4 क्या है बच्चों? समान हैं। कैसे हैं भाई? समान है तो उधर भी 4 इधर भी 4। तो जो समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है, समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया, वो आर्टिकल 44 में किया गया है। दोनों फैक्ट क्लियर हो गए बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कृषि, मतलब कृषि को बढ़ावा देना और पशुपालन को बढ़ावा देना, इसका वर्णन किस आर्टिकल में? 38। तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 48 में है। किसमें? अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया मित्र। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए कि जैसे आप हैं, आप भी भारतीय नागरिक हैं, आपका दायित्व तो है कि आप क्या करें कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करें? संरक्षण करें, सुधार करें, वृक्ष लगाएं। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपका बेहतर हो सके मित्र। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 48/1 या ए में इसका वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 48/1 में किसका वर्णन किया गया है? तो बता सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी क्या करे? संरक्षण करे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के बारे में बताया गया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हैं। अनुच्छेद 26, 49, 98, 31। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 49 सही है। कौन सा? 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र, पूछा गया क्वेश्चन, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग स्तंभ हैं के कार्यों के विभाजन, मतलब इनका काम अलग अलग होगा, के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 50 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का अलग अलग विभाजन का वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल 50 में किया गया मित्र, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति, कौन सी मित्र? विदेश नीति, जब तो अपने देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं, आईएफएस लोगों की नियुक्ति की जाती है। इसे भारतीय यूपीएससी परीक्षा कराता है, इसमें जो सिलेक्ट कुछ लोग होते हैं वो आईएफएस बनते हैं, तो वो विदेश में जाते हैं। ठीक है, तो इससे वो जाकर क्या करते हैं? भारत की जो विदेश नीति है उसको मजबूत बनाते हैं। तो विदेश नीति का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दूसरा सही है, अनुच्छेद 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं बच्चों, कौन से? फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। हालांकि इनकी जो संख्या है मूल कर्तव्यों की वर्तमान समय में 11 है।
ठीक है, लेकिन जब यह जोड़े गए थे जिस समिति की सिफारिश पर, हालांकि उस समिति का नाम स्वर्ण सिंह समिति थी बच्चों, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति थी। इसके लिए जो 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, जो 1976 में हुआ था। इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यह 42वां संविधान संशोधन है बच्चों, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में क्या किए गए थे तो बता सकते हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इनकी संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11 है, लेकिन जब जोड़े गए थे तब 10 थी बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? पहला सही है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ध्यान रखना, जो किया गया है वह भाग 4(a) में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है वह किस भाग में है संविधान के? तो बता सकते हैं भाग 4(a) में है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए? ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक आपको राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान मिलेंगे। राष्ट्रपति संबंधी क्या मिलेंगे? प्रावधान किए गए। राष्ट्रपति की शपथ है, कार्य, योग्यताएं वगैरह सब इन्हीं अनुच्छेद के तहत की गई है बच्चों। ठीक है, 52 से लेकर के 62 तक। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 1 में किया गया मेरे दोस्त, सॉरी 52 में किया गया, 1 में नहीं। एक ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 52 में किया गया है, आप लोग याद रखोगे। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। इन सब बातों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 53 में। किसमें भाई? 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53 यह बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होगी मित्र। किसमें? आर्टिकल 53 में वर्णित है ये। अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें निर्धारित होंगी, वो निर्धारण कौन करता है? जो इलेक्शन कमीशन मंडल है वो करता है बच्चों। तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 54 में किया गया है। इसमें 54 में किया गया है, आप लोग याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल 54 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 बता दिया, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बताया मैंने कि संघ की शक्तियां हैं वो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो क्रम से इनको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे मित्र कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाएगा। कभी आपने राष्ट्रपति का वोट डाला है? आपने नहीं डाला है, तो इसलिए कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह इनडायरेक्ट तरीके होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं वह व्यक्ति आगे जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जो चुनने की पद्धति है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? बताइए मित्र बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, जो आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है, जबकि निर्वाचन मंडल के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल 54 बताया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की संपूर्ण शक्तियां हैं वो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 52 आपको क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इन बातों को आप रिवीजन करके थोड़ा बहुत कंसेप्ट बना करके जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो वाली पद्धति है ना, उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 55 में है मित्र। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल, आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वो पुनः चुना जा सकता है। या एक बात और है
बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल है, वहां 4 वर्ष का है, हमारे यहाँ 5 वर्ष का है, रूस में 6 वर्ष का है। बताइए, तो राष्ट्रपति कार्यकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है वो किस आर्टिकल में है? तो बता सकते हैं आर्टिकल 56 मेरे भाई, ठीक है, आर्टिकल 56 में। और अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने मित्र 50 क्वेश्चन पे आ गए, हमने 51 सेंचुरी क्लियर कर ली है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया। मतलब एक व्यक्ति पुनः क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार हो सकता है ये उसकी मर्जी है, लेकिन 65 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में ये पूछा गया है? तो आर्टिकल 57 बच्चों, किसमें? 57 को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पुनर्निर्वाचन का वर्णन किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया, ये पूछा गया किस आर्टिकल में? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की बार पूरी कर चुका हो, लोकसभा के मेंबर जितनी उसमें वो होनी चाहिए, और किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये इन सब बातों का वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 58 में किया गया बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? किसमें? राष्ट्रपति पद की जो शर्तें होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 59 बच्चों, आर्टिकल 59 इसके लिए जिंदाबाद है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद कर लेना, इसको आप निश्चित याद कर लेना कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेखन किया गया है? तो इसके लिए शपथ का जो वर्णन है वह आर्टिकल 60 में मित्र, आर्टिकल 60 में इसका वर्णन किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बताएं, इसको आप 100% याद कर लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, उसके लिए उस पर एक क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जाता है। हालांकि महाभियोग प्रक्रिया है यह भारत में अमेरिका के संविधान से ली है, यूएसए के संविधान से ली है बच्चों, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। इसके लिए आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61 है, इसे आप लोग 100% याद कर लें। राष्ट्रपति पर मुकदमा किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है, वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, चिंता न करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? देखिए, अब आपके अनुच्छेद 63 से लगभग 73 तक आपका उपराष्ट्रपति चलेगा। कौन चलेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आर्टिकल 63 में यह बताया गया है कि भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कार्य यह होगा कि किसी भी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं होते, स्वर्गवास हो जाता है, बाहर चले जाते हैं, तो उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। इस बात का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 63 में मेरी बात, आर्टिकल 63 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन मित्र, एक बात लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा मैं, अगर ईमानदारी से ये चीजें आपको अच्छी लग रही है, मैंने मेहनत की है आपके लिए सब कुछ तैयार करने में, बहुत इसके पीछे एक बहुत तगड़े स्तर की मेहनत होती है, और इस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे ये नहीं कहता मैं बेस्ट परचेज कर लीजिए, मैं इतना कहूंगा बस केवल कि आप सेशन पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। चलिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? किसका मित्र? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 63 में, सॉरी 64 में, आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह, सॉरी उपराष्ट्रपति है, वह राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे 63-64 दोनों को। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक स्थिति तथा राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 65 हमें यह बताता है, आर्टिकल 65 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति नहीं रहते किसी भी कंडीशन में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यवाहन करेंगे।
कौन कर बताता है? आर्टिकल 65। तो इसलिए हम तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंत्रीगण है, इसका वर्णन केवल इसी आर्टिकल में किया गया है और कहीं पर नहीं किया गया है। जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है यह पूछा गया है। 58 क्वेश्चन है मित्र, हम लोग 58 क्वेश्चन पे आगे। बताइए तो याद रखना, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। मंत्रिमंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 75 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बातों को याद रखना मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? हम लोग कह सकते हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का यह वकील होगा, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी। इसका जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया मित्र। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन सा होता है? भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो महान्यायवादी होता है, लेकिन राज्य का कौन सा होता है? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जितने भी राज्य हैं, तो राज्य में कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा दे दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सजा दे दी है, तो ऐसा कौन सा अधिकारी है प्रशासन में, शासन में, वह उसकी सजा को कम करा सकता है या कुछ कंडीशन में उस सजा को और आगे बढ़ा सकता है कि इसको ये कठोर सजा को दे करके इसको इस तरह सजा दे दे, मतलब सजा में बदलाव कर सकता है या वक्त आने पर माफी भी करा सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति बच्चों कौन है? भारत का राष्ट्रपति इस कार्य को कर सकता है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्षमादान की शक्तियां हैं, कौन सी? क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, दोनों को प्राप्त है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अनुसार बताया गया है कि क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा सकता है या उम्र कैद की सजा को माफ या कम करा सकता है। ये आर्टिकल 72 वर्णित है, आप लोग याद रखना। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 161 के तहत। इस आर्टिकल को अपने दिमाग में चिप की तरह बैठा लेना, क्योंकि पूछा जाता है। इसके अनुसार राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ करा सकता है, सजा में कमी करा सकता है, लेकिन मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल जानते हैं आप लोग, जो सेना का न्यायालय होता है, सेना में जो न्यायालय होता है, उसमें कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो फैक्टों में ये राष्ट्रपति से कम है, एक तो मृत्युदंड के मामले में और एक कोर्ट मार्शल के मामले में। ठीक है ना, समान कार्य कर सकते हैं दोनों लोग। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल के तहत है तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का वर्णन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताइएगा संविधान के कौन सा आर्टिकल इसमें संसद शब्द का वर्णन है, संसद के गठन का वर्णन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, याद रख लेना। ठीक है, आर्टिकल 79। मैं आपको, और इसके अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, दोनों को याद करा दूंगा मैं। ठीक है, चिंता न करें। लेकिन संसद के गठन का वर्णन किसमें है? 79 में है बच्चों। आगे चलिएगा। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? राज्यसभा का वर्णन है वो किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, और लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? किसका मित्र? लोकसभा का। मैं तीनों को याद करा दूंगा। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 81 में। तो आप इसको किस तरीके से याद करेंगे? आप एक शब्द याद कर लें, सरल। स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। संसद शब्द का वर्णन है वो 79 में है आर्टिकल, और राज्यसभा का वर्णन 80 में है,
और लोकसभा का वर्णन किसमें है? 81 में। आप इस तरीके सरल शब्द से इनको तीनों को याद कर सकते हो। ठीक है, सरल शब्द से आप तीनों को याद कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। आगे चलिएगा। ईमानदारी से बताइए बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में? ईमानदारी से बताएं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? मतलब कोई भी स्थिति आ जाती है, आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में लोकसभा कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? यह पूछा गया है। यह पूछा गया है 66 क्वेश्चन का बच्चों, तो ध्यान रख लो। ये आर्टिकल 83 है ना अपना, कौन सा? 83, अनुच्छेद 83 है ना अपना वाला, उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। उसमें इस बात का वर्णन किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, संसद के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसे नहीं करता है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी हैं, वह क्या कर सकते हैं, लिख करके इनको देंगे तभी कर सकेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? 67, तो ध्यान रखना 85, अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, 1 सेकेंड, हाँ सही है, बताने का प्रयास करें। संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन है, किस अनुच्छेद में है? मैं तो बताता हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद है, संसद में जो सदन होते हैं ना, उसमें बैठक 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए, मतलब 1 साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है। इन अनिवार्यता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? ये पूछा गया भाई। इन अनिवार्यता का वर्णन है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान रखना 85 में किया गया बच्चों, अनुच्छेद 85 में किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। आप ये बताएं मुझे, जो 18वीं लोकसभा चुनी गई है, इसमें उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिड़ला जी हैं, जो कोटा से चुन के आए राजस्थान से, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका करंट अफेयर तैयार है, 69वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 83 इसके लिए तैयार है। आर्टिकल 83 में यह बताता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष और विपक्ष, पक्ष क्योंकि आप पता है जो संसद होती है उसमें एक सरकार वाला पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। मतलब कोई विधेयक है, कोई एक्ट है, कोई कानून बनाना है, तो दोनों के मत बराबर हैं, पक्ष के विपक्ष के। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह अपना एक निर्णायक मत दे सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? यह पूछा गया है, यह पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने है। 70वां क्वेश्चन है मित्र, तो जो आर्टिकल 100 है, अनुच्छेद 100 है, कौन सा? अनुच्छेद 100 है, उसमें इसका वर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र, याद रख लेना। ठीक है, जो राष्ट्रपति जी हैं वह लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक को क्या कर सकते हैं? आह्वान कर सकते हैं, बुला सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 108 तैयार है बच्चों। कौन सा? 108 तैयार है। लेकिन जो संयुक्त बैठक है बच्चों, इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर, जैसे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति जी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक तो बुला सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? तो स्पीकर करेगा भाई, आर्टिकल 108 के तहत। अगला क्वेश्चन बताएं, कोई विधेयक धन विधेयक है, हाँ वही क्वेश्चन है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा में क्या नहीं पेश किया नहीं जा सकता? ऑप्शन आपके सामने है, अगर जानते हैं तो बताएं। इस क्वेश्चन का 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो आर्टिकल 109 है मित्र, अनुच्छेद 109 को आप लोग याद रखेंगे।
अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन जो धन विधेयक को परिभाषित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है, मतलब किस आर्टिकल में धन विधेयक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो 110 लगा देना, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि धन विधेयक को परिभाषित कौन सा आर्टिकल करता है, तो आप 110 टिक कर देना, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताएं। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? जैसे कोई विधेयक है, कोई भी कानून बनाना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर बहुत जरूरी है। तो दोनों सदनों से कोई विधेयक पास हो गया है, लेकिन वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है, आप मुझे बताएं। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 को आप लोग याद रख लोगे, ठीक है, लेकिन 110 को भी याद भूलोगे नहीं, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? मुझे लगता है कि इस पे सिग्नेचर कर दूं तो उसकी मर्जी है, नहीं करूं तो उसकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा हुआ था, एक जो डाक विधेयक था उस पर हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने से जीवो वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 75 मित्र, 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बच्चों 111 ही सही है। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में किस शब्द का उल्लेखन नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेखन नहीं है? क्या वार्षिक वित्तीय विवरण का, या बजट का, या विनियोग विधेयक का, या संसद की संचित निधि का? तो ध्यान रखना, बी, बजट शब्द का उल्लेखन नहीं है। किसका? बजट शब्द का उल्लेखन नहीं है, और बजट शब्द का स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेखन है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेखन किया गया है, जिसे सामान्य बजट कहा जाता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेखन नहीं है। ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेखन किस आर्टिकल में है? तो 112 में। ठीक है, 112 तुम इसे क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, इसको याद रख लेना बच्चों, ये पूछा जा सकता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 112 में। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसको? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है बताऊंगा, चिंता न करें। अगला, संविधान का किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है हिंदी या अंग्रेजी, उसके बारे में परिभाषित किया गया है, इस किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 120 में बच्चों। किसमें? आर्टिकल 120 में, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय में। अच्छा ये बताइए, इस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं? तो ध्यान रखना, जो जज पूछे जाएं तो कितने बताएंगे? 33 + 1 = 34। इस समय सीजीआई कौन है, ये बताएं मुझे, इस समय सीजीआई कौन है? बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 124 सही है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में क्या किया गया है? वो वर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 के तहत बच्चों। ठीक है, और भारत में इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ध्यान रखेंगे, इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं भारत में? 25 है। सॉरी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय। भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय बच्चों, याद रखोगे। ठीक है, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में? 214 आर्टिकल में। अब बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जिन्हें हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? जिला न्यायालय। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है जो राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर होते हैं। इसका वर्णन किस आर्टिकल में? ये पूछा गया है, 80वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 को याद कर लेना। 233 में यह बताता है कि प्रत्येक जिले में एक क्या होगा?
अधीनस्थ न्यायालय होगा बच्चों। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों का बारे में बताया गया? आर्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 81 है, बताएं 81 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है मित्र। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 125 इसके लिए है बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 125 हमें यह बताता है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन भत्ते के बारे में। ठीक, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन कर सकता है? किस अनुच्छेद में इस व्यवस्था को प्रावधान किया गया? बच्चों याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इन फ्यूचर पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है ये, 82वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को क्या कर सकता है? पुनर्विलोकन कर सकता है बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 137। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, वह कानूनी सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे या न दे ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये भी बात आप लोग याद रखना। तो इसके लिए आर्टिकल 143 सही है बच्चों। कौन सा? आर्टिकल 143 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हम लोग कैग कहते हैं, कैग, CAG कैग कहते हैं। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में बच्चों। किसमें? आर्टिकल 148 को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 148 आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन बताएं। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो कर्तव्यों का जो वर्णन है मित्र वो आर्टिकल 149 में है। किसमें? आर्टिकल 49 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का, कार्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन उसकी नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 148 में है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा सही है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी बच्चों? राज्यों में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, 2 या 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन भी बच्चों आर्टिकल 155 में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का, किसका? जो CM होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है? यह पूछा गया है, बताएं। ऑप्शन आपके सामने 88 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन बेहतर आ रहे हैं बच्चों, अब जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल छोड़िए मत ही और सबको याद करते जाइए। राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका बच्चों? विधान परिषद। एक विधानसभा, देखो बहुत से राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर 2 सदनी व्यवस्था है, जैसे एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। ठीक है, लेकिन जो विधान परिषद का जो उल्लेखन है वो किस अनुच्छेद में किया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, 89वां क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेखन किया गया है, आप लोग याद रखो बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। आर्टिकल 168 में प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। ठीक है, और 169 में बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषद की संरचना और उसकी समाप्ति का उल्लेखन किया गया है आर्टिकल 69 में। और अनुच्छेद 170 क्या कहता है? कि राज्यों की विधानसभाओं की संरचना का उल्लेखन किया गया है। ठीक है, अब तीनों आर्टिकल को क्रम से याद कर लेंगे। अगला बताएं, विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया है।
अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो विधानसभा के गठन का वर्णन किया गया है, वो किसमें किया गया है? आर्टिकल 169 में किया गया बच्चों। 90 क्वेश्चन आ गए, बस 10 क्वेश्चन और रह गए। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? जो राज्यपाल होता है वह भी राज्य में क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, यह पूछा गया है। 91। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 213 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो किसमें है? तो आर्टिकल 143 में। किसमें? आर्टिकल 143 में। ठीक है, दोनों को आप क्रम से याद कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के संदेश प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? संविधान के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के क्या है? संदेश प्रावधान है। 92 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 176 सही है। अनुच्छेद 176 इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह उत्पन्न किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? इसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 214। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बता चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? क्या करता है? अभिलेख न्यायालय घोषित करता है बच्चों। अच्छा, अभिलेख न्यायालय क्या होता है बताऊंगा, चिंता न करें। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, लेकिन इसका अभिलेख न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है यह पूछा गया। 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? तो आर्टिकल 215 को आप लोग याद कर लेना बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 215। अगला क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्च न्यायालय में जो हाईकोर्ट होगा उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी, इसका उल्लेखन किस आर्टिकल में है यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 217 सही है बच्चों। ठीक है, 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज को परिभाषित किया गया है? पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो पंचायतों का गठन मैंने आपको बताया था, जो पंचायतों का गठन है, गठन वो आर्टिकल 40 बताया था, लेकिन पंचायती राज को परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आप 243 याद कर लेना बच्चों। ठीक है, 243 क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी? मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? केंद्र में निहित होगी। इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है बताइए। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? केंद्र में निहित होगी। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो आर्टिकल 248 है बच्चों। कौन सा? आर्टिकल 248। बताइए, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अगर चाहे तो वह केंद्र से मांग कर सकता है कि हमारे लिए आप कोई इस तरह का कानून बना दीजिए। तो इसका प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है ये पूछा गया। इसका प्रावधान है वो किस आर्टिकल में? 98। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत इसको प्रावधान किया गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, बस लास्ट खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट सेकंड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? किस पर? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है? 99 क्वेश्चन है, तो याद रखना आर्टिकल 353 है बच्चों। सॉरी 553, सॉरी 353, 553 है, 353 है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बस बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है? बताइए ईमानदारी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार है वह राज्यों को क्या कर सकती है? ऑर्डर दे सकती है, निर्देश दे सकती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 100 क्वेश्चन। तो इसके लिए आर्टिकल 256 है। मित्र, आपको सेशन कैसा लगा मुझे ईमानदारी से बताएं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है सेशन को शेयर करें, भाई मानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री क्लासें आपको सारी दूंगा, इस बात की चिंता ना करें। ठीक है,
फ्री क्लास आपको दूंगा, आप चिंता न करें। जितना भी है मैं सारा मटेरियल फ्री पढ़ाऊंगा। बताना चाहता हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल अलग अलग टीचरों द्वारा पढ़ाया जाता है। बस फ्री पढ़ने के लिए तैयार रहो। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।